हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिराज है और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। 1830 से 1848 तक बड़ी क्रांतियां आई यूरोप में और उसने यूरोप का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। इसमें देखते हैं आगे होता क्या है। इसमें तीन पार्ट हैं, इस टॉपिक में भी तीन पार्ट हैं। पहला है रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग, दूसरा हंगर एंड हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट, और तीसरा है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देखो, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब ये है कि यहाँ आम आदमी ने रिवोल्ट किया था। आम आदमी जो लिबरल्स में शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लिबरल्स किस चीज़ के लिए रिवोल्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं नेशनल यूनिटी और सब एक होना चाहिए, ये लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। उन्हें बेचारों को तो खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास में। वो इसलिए रिवोल्ट कर रहे हैं कि भाई कम से कम रोज़गार तो दो। ये सब बात की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कौन किस चीज़ के लिए रिवोल्ट कर रहा है। देखिए, शुरुआत में देखें तो 1815 के बाद में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी तो उसमें नेपोलियन का जितना भी एम्पायर था उसके जो है वो हिस्सा बांट कर दिया गया था। और उसी के साथ साथ दो अलग अलग मूवमेंट शुरू हुए थे। एक था लिबरल्स का और एक था कंजर्वेटिव्स का। लिबरल्स मॉडर्न जो क्लास है, या यूँ कहिए कि मिडिल क्लास, जो मॉडर्न लोग हैं मिडिल क्लास। लिबरल्स जो थे वो थे जो मिडिल क्लास से उभर कर आए थे और उन्होंने बात करी थी कि साहब हमें जो है वो यूनिफिकेशन करना है अपने कंट्री का। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाह रहे थे कि सारा कुछ पुराने तौर तरीके पर चले, जो पुराने रिजीम्स हैं वो वापस आएँ। लेकिन जो तरीके मॉडर्न आ गए हैं नेपोलियन के आने के बाद में, उनको उन्होंने चेंज करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। अब रेवोल्यूशन जो है वो दो वजह से हुए। पहले तो था लिबरलिज्म को लेकर, दूसरा था नेशनलिज्म को लेकर। जहां पर भी पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस हो रहे थे तो उनमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक मकसद था। पहला था लिबरलिज्म की, यानी कि जो ऑटोक्रेसी ने जो आपके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, आम आदमी के ऊपर जो पाबंदी लगा रखी है, उसके खिलाफ उनकी आवाज़ उठाना था। दूसरा जो था वो था नेशनलिज्म का मतलब यूनिफिकेशन करना। वो क्रांति कर रहे थे यूनिफिकेशन के लिए। अब उस बात से मतलब नहीं है कि चाहे रूल ऑटोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक हो, यहां पर उनका पर्पस था कि यूनाइट होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एसोसिएशन विद रेवोल्यूशन का मायने ये है, जो रेवोल्यूशन हो रहे थे वो दो वजह से हो रहे थे। पहले तो था लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि जो राजा ने या जो भी रूलर्स हैं उन्होंने जो पाबंदियां लगा रखी हैं लोगों पर, उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे और वो ये चाहते थे कि भाई हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको बराबरी का जैसा हिसाब किताब होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जबकि जो दूसरे थे, जो रेवोल्यूशनरीज जो दूसरे थे, उनका मकसद ये था कि हमारा नेशन जो है वो यूनाइट होना चाहिए। उससे मतलब नहीं कि डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी हो, हमें एक यूनाइटेड कंट्री चाहिए, अपना एक नेशन, हमारी एक पहचान होनी चाहिए। 1830s में इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रू कर दिया गया। ओवरथ्रू के पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी बर्बन डायनेस्टी की, यानी कि नेपोलियन के जाने के बाद में कंजर्वेटिव्स ने वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की को इंस्टॉल कर दिया था। बर्बन डायनेस्टी रीइंस्टेट हो गई थी और जो वहां के राजा थे, लुई 16 के कोई वंशज थे जिनका नाम था लुई फिलिप, उन्हें वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया था। लेकिन 15 साल ही चल पाई होगी ये, क्योंकि फिर 1830 में एक और क्रांति आई और यहां पर क्या हो गया साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगा। मोनार्की हेड ऑफ द स्टेट, बट उसको काम करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग? उसको काम करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इस चीज़ ने बेल्जियम को भी फोर्स किया, या बेल्जियम के जो लोग थे वो भी बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने कहा साहब हमें भी अपना जो है वो अलग नेशन बनाना है। पहले ये नीदरलैंड की किंगडम में इन्वॉल्व यानी कि उसी का पार्ट था एक। लेकिन बाद में जो बेल्जियम है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। वहाँ के लोगों ने कहा हमारी ये पहचान अलग है, हम अलग हैं, नीदरलैंड के लोग अलग हैं, हमें अपना अलग नेशन चाहिए। उन्होंने अपनी जो है वो नेशन अलग बना ली। इस बात को मेटरनिक ने देखा था और उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये फ्रांस जो है ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक चीज़ से मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि फ्रांस को अगर छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ऐसा नहीं कि फ्रांस को एक्चुअली छींक आती होगी, यानी कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। देखिए, ये जो है पूरा का पूरा किंगडम ऑफ बेल्जियम था यहाँ पर आप देखिए। लेकिन क्या हुआ, इसमें कुछ समय बाद जो 1830s के जो रिवोल्ट आए थे, बेल्जियम अलग हो गया। जो ग्रीन वाला है वो बेल्जियम है, जो ऑरेंज है वो नीदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और उसी के बाद में इसी का इन्फ्लुएंस हुआ और क्या हुआ कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये भी शुरू हो गया। अब देखो रेवोल्यूशंस जो फ्रांस का रेवोल्यूशन आया था एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने वाला, वो 1830 में करीब हुआ था। ऐसा नहीं कि एक ही दिन हुआ और साहब अचानक से हो गया। इसके फेजेस थे कई सारे। शुरुआत में लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा और फिर धीरे धीरे करके जो कल्मिनेशन हुआ वो 1830s में हुआ। अब यहाँ पर ये जो चिंगारी थी ये पहुंची साहब ग्रीस में भी। ग्रीक स्टेट्स थी, ग्रीक एक भाषा है, जो ग्रीक बोले जाने वाली स्टेट्स थी वो सब अपने आप को ग्रीक स्टेट समझते थे। वो सारे की ज़्यादातर स्टेट्स जो है वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। ओटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है। जो ग्रीक्स थे उन्हें यह लगने लगा कि हम किसी और फॉरेन रूलर के द्वारा क्यों रूल किए जाएं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो ग्रीक्स हैं वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर नेशनलिज्म, अपने नेशन को यूनाइट करने के लिए। यहाँ पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि साहब हमें लिबरलिज्म चाहिए। यहाँ पर ग्रीक्स का जो पर्पस है वो है नेशनलिज्म को लाना, और उनका ये पर्पस है कि जितने भी ग्रीक स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन सबको एक साथ लाना। यहाँ पर बहुत सारे ग्रीक्स ऐसे भी हैं जो वहाँ से रेवोल्यूशन लाने की वजह से उनको एग्जाइल कर दिया गया था ओटोमन्स के द्वारा। उन्होंने बाहर से ही सपोर्ट करना शुरू किया अपने नेशनलिस्ट को, जो घर के अंदर यानी कि ग्रीक स्टेट्स में रहकर रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे थे। इनमें एक बड़ा नाम आता है लॉर्ड बायरन का। ये एक इंग्लिश पोएट थे और उन्होंने काफ़ी फंड जुटाया रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में, लेकिन बदकिस्मती से इनकी मृत्यु हो गई 1824 में ही, और ये ग्रीस की आज़ादी नहीं देख पाए। रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया। ये बहुत बड़ा इवेंट है। एनसीईआरटी में जितना दे रखा है हम उतना पढ़ेंगे। 1832 में हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। वहां पर उस ट्रीटी के तहत इसको आज़ादी दे दी गई, किसको? ग्रीस को। अब साहब इंस्पिरेशन तो उनको मिल गई थी, मगर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने उस इंस्पिरेशन को फ्यूल किया, जिसने उस इंस्पिरेशन को साहब ऐसा समझिए कि एक थ्रस्ट दिया, और वो था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। सब लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट जगाना, और ये बात जो है वो आसान नहीं होती है सभी लोगों के अंदर एक जैसी फीलिंग को पैदा कर पाना। लेकिन इसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे आर्टिस्ट, पोएट्स और स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलर्स का मतलब ये नहीं कि कोई भी उन्होंने कहानी बना दी और सब लोगों को बताने लगे। यहाँ पर आर्टिस्ट और जितने भी यूँ कहिए कि उन्होंने अलग अलग तरह से म्यूज़िक से, डांस फॉर्म से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। उनको ये बताया कि आप सबकी जो रूट्स हैं वो सेम हैं, कहाँ आप अलग अलग हुए हैं, आप सबको यूनाइट हो जाना चाहिए। बेशक हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें, आपका कल्चर में कुछ डिफरेंस हो, थोड़ा सा आगे आप जाते चले जाएं, लेकिन आपका जो रूट्स हैं वो सेम है। इस चीज़ ने पूरे यूरोप में एक लहर ला दी, एक जोश की लहर ला दी कि भाई हमें भी अब आज़ादी चाहिए। हम आज़ादी, अब आज़ादी देखो फिर वही बात आ जाएगी। आज़ादी यहाँ पर दो तरीके की है। रेवोल्यूशन जो है वो दो वजह से हो रहे हैं। एक तो है लिबर्टी के लिए, लिबर्टी जहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूल है, उस ऑटोक्रेटिक रूल को हटाकर लिबर्टी लाना, यानी कि हर एक को बराबर के अधिकार लेकर आना। दूसरा है यूनिफिकेशन या नेशनलिज्म के लिए, यानी कि हमें कोई और राजा रूल कर रहा है, हमें इस बात से मतलब नहीं कि यहाँ डेमोक्रेसी रहे या ऑटोक्रेसी रहे, हमें बस ये चाहिए कि हम हमारे राजा के द्वारा रूल किए जाए, और हम जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं ऐसा ना रहे, हम पूरे एक एम्पायर के अंडर में आ जाएं। ये ग्रीस का है। आप देखिए इससे पहले का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये ग्रीस का वो वाला पोर्शन है जो यूनिफिकेशन से पहले था। डार्क ब्लू जो है वो स्पेसिफिकली ग्रीक स्टेट्स हैं, और डार्क ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, येलो हो गई, ऑरेंज भी हैं इसमें, ये सारे के सारे ग्रीक स्टेट्स हैं। और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये आज का ग्रीस है, जो कि पहले पूरे के पूरे ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, जो आज का टर्की है। अब रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये रोमांटिक इमेजिनेशन वो वाली बिल्कुल नहीं है जो मूवीज़ में आप अज्यूम कर रहे हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी फीलिंग का जनरेट होना जो कि लोगों को इंस्पायर करे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, कि आप अपना सब तन मन धन हर तरीके से जो है वो उसको कुर्बान कर दें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर थी नेशन। वॉर्स लड़े गए और उनसे कंट्रीज़ को यूनाइट किया गया, लेकिन वॉर्स के लिए बहुत ज़्यादा जोश खरोश चाहिए। अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आर्मी में जोश नहीं है तो एक बहुत बड़ी आर्मी को एक छोटी सी आर्मी के द्वारा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, उसको हरा दिया गया है। यहाँ पर उस जोश व खरोश को, यानी कि उस एंथुजियाज्म को लाने के लिए मैंने जैसे पहले बताया आपको, तीन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें सबसे पहली आ जाएगी ये आर्ट, पोएट्री एंड स्टोरीज। आर्ट, पोएट्री एंड स्टोरीज एंड म्यूजिक। म्यूजिक के साथ साथ म्यूजिक जो है ये भी आर्ट की एक फॉर्म है। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक की चार चीज़ें अपने दिमाग में रट लेना।
रोमांटिक इमेजिनेशन को जो बढ़ावा मिला है वो इन सारी चीज़ों से मिला है। एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, अब जब 1848 में दोनों के द्वारा रेवोल्यूशन किए गए, आम लोगों के द्वारा भी और मिडिल क्लास लिबरल्स के द्वारा भी। अभी हमने आम लोगों का रेवोल्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिबरल्स का। मोनार्की को हटा दिया गया था फ्रांस में और वहाँ पर आ गई थी डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल मेल सफरेज, एडल्ट सफरेज नहीं आएगा। अभी 21 साल से ऊपर का जो भी इंसान था, आदमी, वो वोट डाल सकता है, बिना किसी प्रॉपर्टी का आदमी भी वोट डाल सकता है। इस पूरे का असर हुआ यूरोप के अलग अलग जो एम्पायर्स हैं, वहाँ पर भी ये डिमांड आने लगी लोगों के द्वारा, ये एक मांग होने लगी कि हमें भी यूनिफिकेशन करना है और हम भी अपने यहाँ क्रांति लाना चाहते हैं, जिस तरीके की भी क्रांति वो चाह रहे थे, यानी कि या तो यूनिफिकेशन की या फिर लिबरलिज्म की। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब जगहों पर ये नेशनल यूनिटी की लहर जो है वो आने लगी। इस चीज़ को देखते हुए जो प्रशा के लोग थे, जो लिबरल्स थे प्रशा के, उन्होंने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करवाया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी? देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक असेंबली थी, एक कॉन्फ्रेंस जैसी थी, ऐसा समझ लो, जिसमें बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ये जो पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर आर्टिजन्स, जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जो कहीं मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और वहाँ पर वो लोग मिले और उन्होंने इसलिए कि भाई एक साथ होंगे, सोसाइटी का हर फैक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम एक यूनाइट जर्मन नेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोक्रेसी ना हो, यहाँ पर हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे फ्रांस में पहले थी। और हमारे जो राजा हों वो हों जर्मनी के जो राजा है फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ। ये जो प्रशा के राजा हैं, उस वक्त का जो जर्मनी था उसको प्रशा कहा जाता था, जर्मन स्टेट्स में जो सबसे बड़ी स्टेट थी जर्मन स्टेट्स को प्रशा कहा जाता था। तो ये जो हैं, ये हमें जो हमारा जो नया जर्मन एम्पायर या जो भी हमारी एक नई जर्मन स्टेट बनेगी, इसके हेड ये हों और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हों। लेकिन जब फ्रेडरिक साहब को ये बात ऑफर की गई, फ्रेडरिक साहब ने मना कर दिया। उनका ये सोचना था कि अगर मैं यहाँ पर राजा बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अभी तो वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे, हालांकि एब्सोल्यूट मोनार्क होने के नाते उनके अंडर में एरिया कम था। अब क्या था, और अलग अलग राजाओं को हटाकर उनको दी जा रही थी जो राजगद्दी थी, सबकी मिली हुई राजगद्दी उनको दी जा रही थी। लेकिन जितने भी अलग अलग मोनार्क से कोई भी अपनी पावर को गिव अप नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर किसी ने भी अपनी पावर को गिव अप करने से मना कर दिया। फ्रेडरिक विलियम ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसमें कि यह कहा गया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो जाएंगे, एक यूनाइटेड जर्मनी के। इसमें लिबरल्स ने कोशिश करी किसी तरीके से इस बात को इम्पोज करवाने की, लेकिन लिबरल कमज़ोर पड़ गए। कमज़ोर कैसे पड़े? जो आम लोग थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन ड्राफ्ट नहीं किया था जिसमें आम लोग जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे आते हैं उन लोगों के फ़ायदे की या उन लोगों के कंसिडरेशन की उन्होंने कोई बात उसमें ऐसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की नहीं थी, जिससे उन लोगों का सपोर्ट, जो आम लोग हैं उनका सपोर्ट उनके हाथ से चला गया। और नतीजे में क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें आप ऊपर की तरफ देखिए, ये जो गैलरीज हैं, ये गैलरी यहाँ पर जो लोग हैं, ये बेसिकली कहा जा रहा है ये फीमेल्स हैं। फीमेल्स वर अलाउड टू विजिट बट जस्ट स्पेक्टेटर्स की तरह वो विजिट कर सकती हैं यहाँ पर, और उनकी कोई राय मशवरा उनसे नहीं लिया जाता था। विमेन ने काफ़ी हद तक इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एसोसिएशन जब भी बनी थी, जब भी अंडरग्राउंड एसोसिएशंस बनी थी, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन इक्वल ही था। लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ़ थी कि हमारे पार्टिसिपेशन, हमारे हर तरीके से पार्टिसिपेशन के बावजूद भी हमें एक तो सबसे पहली बात, हमें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है फ्रांस में, और फ्रैंकफर्ट असेंबली में भी हमें क्या रखा गया है, हमें एज ए विजिटर रखा गया है, सिर्फ हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई। उनको इस बात की नाराज़गी थी। लिबरल्स का ये एक तरीके से पावर शो हो सकता है कि लिबरल्स ने बता दिया कि हम ऐसा करने में भी सक्षम है। लिबरल्स का जब ये पावर शो कामयाब नहीं हुआ तो कंजर्वेटिव्स जो है वो तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने जितने भी मूवमेंट थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया हर तरीके से। जस्ट लाइक कि भाई अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी कंजर्वेटिव्स के लिए। मोनार्की ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है, लोगों को गुस्सा तो आ चुका है, अब इनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, अपनी रिजीम तो बचानी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने कहा जो कुछ चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि भाई रोज़गार के लिए और कुछ हद तक लिबर्टी चाहते हैं तो उनको दे दो, कुछ हद तक दे दो, कम से कम हमारी गद्दी तो बरकरार रहेगी।
इस चीज़ से जो सर्फडॉम था, जैसे पहले हमने देखा था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के इलाके में तो ये पूरा का पूरा हटा दिया गया था, यहाँ पर इन्होंने बताया कि सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर इसको हर तरह से अबॉलिश कर दिया गया और बाकी के यूरोप के इलाकों में भी। और हंगरी में, ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा एक एम्पायर था, हंगरी उसको रूल किया जाता था हैब्सबर्ग रूलर्स के द्वारा। उन्होंने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी यानी कि रूल तो राजा के द्वारा ही किया जाएगा, हैब्सबर्ग एम्पायर का जो राजा है वही रूल करेगा, लेकिन कुछ मामलों में वो अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सकते हैं। 1867 तक लोगों को, या जो हंगेरियंस थे उनको ये ऑटोनॉमी दी। अब हंगेरियंस को भी लगा कि भाई हाँ भाई राजा चलो हमारे मतलब की कुछ बात तो कर रहा है, तो कुछ हद तक उनका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक रहने वाला नहीं था। क्रांति जो है वो फैल चुकी थी। इसमें ही लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन भी डिफाइंड एक बॉक्स है सोर्स सी का, आप देखिएगा तो इसमें जो है एक पॉलिटिशियन है, लिबरल पॉलिटिशियन। देखिए उनकी उनकी क्या विचारधारा है फीमेल्स के बारे में। जो लिबरल्स थे, अपने आप को लिबरल्स जो बता रहे उस वक्त के, उनका ये मानना था कि जो मेन होते हैं उनका काम है एज अ प्रोविडेंस प्रोटेक्टर्स और पब्लिक ड्यूटीज़ में एंगेज होने का। प्रोविडेंस यानी कि प्रोवाइड करने का, अपने घर वालों को जो उनकी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को पूरा करने का काम मेन का है, और फीमेल्स का काम है घर पर रहने का, घर की ड्यूटीज़ पूरी करने का। और उन्होंने कहा कि फीमेल्स हमेशा मेन से नीचे रहनी चाहिए। अगर दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए तो फैमिली का जो एक पूरा निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा, और फैमिली का जो एक हमारा जो सोशल स्टेटस है फैमिली का, उस पर एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। उसी में एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था लुई ओटो पीटर्स। उनका ये कहना था कि जो लिबर्टी है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि लिबर्टी मेन को दी जाए और विमेन को नहीं दी जाए। लिबर्टी इज इनडिविजिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स बोथ। जिस तरह से आदमियों ने लड़ाई लड़ी फ्रीडम के लिए, हमने भी कुर्बानी दी, हमने भी खून बहाया है, तो हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए। ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर थी, एक एनोनिमस रीडर ने इनमें आर्टिकल लिखा था कि एक एनोनिमस का मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लिबरल्स में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो फीमेल्स को सपोर्ट करते थे उनके अधिकारों के बारे में, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बराबर अधिकार सभी को मिलना चाहिए। फीमेल, उन्होंने कहा कि आर्टिकल लिखा कि भाई फीमेल्स को भी इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जितना मैन ने कंट्रीब्यूट किया उतना ही फीमेल्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हमें फीमेल्स को भी वोटिंग के अधिकार देने चाहिए। क्लर्जी पीपल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ये वो लोग होते हैं जो, जैसे कि जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है, जब किसी की मृत्यु होती है, शादी ब्याह या और किसी नई चीज़ का इनॉग्रेशन होता है, तो कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी कल्चर में तो पहले याद किया जाता है डिवाइन पावर को, प्रभु को याद किया जाता है, खुदा को याद किया जाता है। तो इन्होंने वहाँ पर जो भी सरमन्स या जो भी लोगों को बताने की बातें हुआ करती थी वो सारी की सारी पोलिश लैंग्वेज में देना शुरू करी। अब रशिया ने इस बात को सख्ती से लिया और उन्होंने इस बात के खिलाफ कि अगर कोई भी पोलिश लैंग्वेज बोलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये लोग कहाँ रुकने वाले थे? वो अपनी लैंग्वेज को अपने तरीके से प्रमोट करते रहे, अपने कल्चर को प्रमोट करते रहे। 1831 में एक बड़ा रिबेलियन हुआ लोगों के द्वारा, पोलिश नेशनलिस्ट के द्वारा एक बड़ा रिबेलियन हुआ, लेकिन इस रिबेलियन को रशियंस ने कुचल दिया। उस वक्त तो वो रिबेलियन कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बाद में पोलैंड ज़रूर आज़ाद हुआ, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि पोलैंड एक आज़ाद मुल्क है। उस वक्त वो फेल हो गया, और उन्होंने क्या किया, अब जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जितने भी लोग रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे और लोगों के अंदर ये वाली फीलिंग, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, उसको जगाने में जुड़े हुए थे, उन लोगों को सबको साइबेरिया में जेल में भेज दिया। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ काला पानी, या शायद उससे भी ख़राब। तो यहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर, जैसे म्यूज़िक उनका मज़ुरका और पोलोनीज, ये सिंबॉलिक बने, ये सिंबल बने किस चीज़ का? नेशनलिज्म को जगाने का। जर्मनी की अगर बात करें तो हम वहाँ पर स्टोरीज, पोएट्री, ये बने जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने का एक सिंबल। अब आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं हमारा अगला टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। आम आदमी के द्वारा रिवोल्ट किया गया। देखिए, अगर कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं और चीज़ों के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स दीज सर्कमस्टेंसेस आर राइप फॉर अ रेवोल्यूशन।
क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी उनके अंदर भरी हुई है और वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे उस एनर्जी को, उसको प्रोडक्टिव एनर्जी में चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है उनके पास में, उनके पास पैसे नहीं हैं और चीज़ों के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि वो अपने बच्चों का या अपनी फैमिली का पेट भी नहीं भर सकते। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब बात करते हैं जैसे फ्रांस की, कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया था तो उसकी एक वजह ये भी मानी जाती है कि महंगाई हो गई थी और पॉपुलेशन बढ़ गई थी, 23 से 28 मिलियन हो गई थी। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, रोजगार की कमी आने, रोजगार की कमी नहीं, रोजगार तो उतना ही रहा, लेकिन अब जॉब करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो क्या हुआ, जॉब्स की कमी होने लगी, लोगों के पास जॉब्स की कमी होने लगी, गांवों से लोग माइग्रेट करके शहर में आने लगे जॉब्स की तलाश में। लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरा हाल था, यहाँ पर लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादातर काम मशीनों से हो रहा था, तो लोगों के लिए जॉब्स, एक तो वैसे ही जॉब्स कम थी और जो कम जॉब्स थी उनमें भी अब जॉब्स जो थी वो ख़त्म होती चली जा रही थी। इंडस्ट्रियल कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि मशीनों के द्वारा जो बनाए गए गुड्स थे वो बहुत सस्ते और बहुत जल्दी बन जाते थे, और इंसान के द्वारा, यानी कि वही हैंडमेड गुड्स जो होते हैं वो थोड़ा देर में, उनका वक्त लगता है हैंडमेड गुड्स को बनाने में। दूसरा ये कंपटीशन, तो लोग बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लिश इंपोर्ट्स का मतलब, क्योंकि हम ये जानते हैं इंग्लैंड में सबसे पहले आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंग्लैंड से जो गुड्स इंपोर्ट होते थे उनकी वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो हैंडमेड गुड्स हैं, वो नहीं बिक पाते थे, क्योंकि वो जो इंपोर्टेड गुड्स थे सारे टैक्सेस और ये सब लगाने के बावजूद भी वो सस्ते रहते थे। फ्यूडल ऑब्लिगेशंस कौन सी हैं इसमें? फ्यूडल ऑब्लिगेशंस वो किसानों के ऊपर जो रेवेन्यू देने की जिम्मेदारी होती है ना, चाहे फसल हो या ना हो, आपको रेवेन्यू देना ही है। ये चीज़ जो है वो उनको परेशान कर रही थी। कभी ऐसा भी था कि भाई फसल खराब हो गई, लेकिन उनको तो रेवेन्यू देना ही है हर हाल में। किसान कहीं पर भी हो उस ज़माने में, पीजेंट्स कहीं पर भी हों, यूरोप में हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी हों, देखा ये गया कि सभी ने ही किसानों को, जो पीजेंट्स हैं और फार्मर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया है। और नतीजे में क्या होता था, अगर फसल खराब हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, महंगाई हो गई, लोग बिल्कुल गुस्से में भरे हुए थे। इस गुस्से में भरे होने की वजह से क्या हुआ, सबसे पहले तो जो वर्कर्स थे, अब यहाँ दो बातें देख रहे हैं हम, शहरों में जो काम कर रहे थे वो वर्कर्स थे, जॉब्स की कमी थी। गाँव में जो हो रहा था वो पीसेंट्स थे, वहां पर भी रिवोल्ट हुआ और शहरों में भी हुआ। अभी पहले शहरों की बात करते हैं। 1845 में वीवर्स रिवोल्ट इन सिलेसिया, सिलेसिया एक जगह है, ये देखिए आप, ये मैप में देख पाएंगे, पोलैंड के पास है ये सिलेसिया, एक जगह है सिलेसिया। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर 1845 में जो वीवर्स होते हैं, बुनिए जो होते, कपड़ा जो बुनते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको बहुत कम वेजेस दिए जा रहे थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, यानी ठेकेदार उनको लाते थे और उनसे कहते थे तुम्हें पैसा इतना मिलेगा, वहां जाकर अपनी बात से पलट जाया करते थे, या किसी और तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया करते थे, जो बात कहते थे वो पूरी नहीं किया करते थे। हर चीज़ की एक अति होती है। यहाँ पर जो वीवर्स थे उनको भी ऐसा लगा कि बस अब हमारा जो है वो सब्र का बांध टूट चुका है, अब हमें किसी न किसी तरीके से अपनी बात को इनके सामने रखना होगा। और ज़्यादातर ये होता है, जब सब्र का बांध टूटता है तो बात जो रखी जाती है वो वायलेंटली रखी जाती है, ऐसा देखा गया है। विलियम वुल्फ ये जर्नलिस्ट थे उस वक्त के, और उन्होंने ये बताया कि जो वीवर्स थे वो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुके थे, इतना ज़्यादा थक हार चुके थे कि आखिर में जब कॉन्ट्रैक्टर ने दोबारा उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी तो वो सब एक हो गए और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ उन्होंने वायलेंस शुरू कर दी। कई कई जगह पे फिर कॉन्ट्रैक्टर्स एक साथ हो गए। इन दोनों में जब क्लैश हुआ, मिलिट्री को बुलाया गया, तकरीबन 11 वीवर्स उस वक्त शॉट डेड कर दिए गए, और ये बहुत बड़ा नंबर था उस वक्त। लोगों में गुस्से की लहर फैल गई। अब इनका अंत जो है वो देखने में ऐसा लग रहा था कि नज़दीक है। 1848 में कुछ समय बाद, अब उस वक्त तक तो ख़त्म नहीं हुआ, 1848 में एक और क्रांति हो गई फ्रांस में। इससे पहले 1830 में हुई थी, जब एब्सोल्यूट मोनार्क जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में अपने आप को स्टेप डाउन करना पड़ा था। यहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी उनको हाथ धोना पड़ा था। अब लोग इतना गुस्से में आ गए थे, लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारे ख़राब हालात की वजह जो है वो आप है, राजा जी हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखें, लेकिन आप इसमें सक्षम नहीं हैं, वी डोंट नीड यू एनी मोर। तो फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी हटा दिया गया था, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। नेशनल वर्कशॉप्स जो है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बाकायदा वर्कशॉप इस्टेब्लिश करी ताकि लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा सके। वर्कशॉप किस लिए, या तो उनको ट्रेन करने के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए गए, जहाँ पर जैसे जिन लोगों को जॉब्स की ज़रूरत है और जो लोगों को कारीगरों की ज़रूरत है वो उस जगह पर आए और अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि इन दोनों को, जॉब्स देने वालों को और जॉब्स लेने वालों को, एक दूसरे के साथ मिलाया जा सके। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए गए कई सारे।
1848 में एक और अपराइजिंग हुई जो कि पीजेंट्स ने की थी, और उससे क्या हुआ था इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, ये समझ लो कि पूरे के पूरे यूरोप के बड़े पार्ट में जर्मन कन्फेडरेशन, ऑस्ट्रियन एम्पायर और प्रशा, इन सब में, प्रशा जो जर्मनी का पार्ट है, इन सब में जो है वो क्या हुआ कि इन सब में जो सर्फडॉम था उसको कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया। बॉन्डेज लेबर हर तरीके से उससे जुड़े हुए जितने भी प्रैक्टिसेस थी उनको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ये हुआ रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में हम देख चुके हैं क्या हुआ था, वीवर्स के द्वारा रिवोल्ट किया गया था और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को कहीं ना कहीं उनके आगे झुकना पड़ा था। ये इसमें गिवन नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। और 1848 में एक और क्रांति हुई जिससे राजा को हटा दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ गया था। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो हालांकि पहले भी था लेकिन पहले मोनार्की थी साथ में उसके, अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं है। नाउ फ्रांस हैज बिकम अ रिपब्लिक। और जितने भी मेल्स थे यहाँ पर, फिर ध्यान दीजिएगा फीमेल्स को अभी वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है। जितने भी मेल्स थे उनको 21 साल से ऊपर के जो भी मेल्स हैं, अमीर है गरीब है, सबको वोट करने का अधिकार था। यहाँ पर इन्होंने पीजेंट्स ने सर्फडॉम को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया था। अब लास्ट वाला आता है रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इससे पहले तो हमने देखा था कि ये जो रिवोल्ट था ये किया गया था किनके द्वारा, पॉपुलर लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, और इसमें काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। आम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे होकर अगर कोई काम किया जाता है तो उसमें बड़ी कामयाबी हासिल होती है, और इन्होंने इस चीज़ को देखा। अब लिबरल्स जो थे, लिबरल्स मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास इन्होंने भी रिवोल्ट किया। इनका रिवोल्ट किस लिए था? इनका रिवोल्ट था कि भाई यूनिफिकेशन हो जाए और हर किसी को बराबर अधिकार मिल जाए। 1848 में दोनों के द्वारा रेवोल्यूशन किए गए, आम लोगों के द्वारा भी और मिडिल क्लास लिबरल्स के द्वारा भी। अभी हमने आम लोगों का रेवोल्यूशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लिबरल्स का। मोनार्की को हटा दिया गया था फ्रांस में और वहां पर आ गई थी डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल मेल सफरेज। एडल्ट सफरेज नहीं आएगा अभी। 21 साल से ऊपर का जो भी इंसान था, आदमी, वो वोट डाल सकता है। बिना किसी प्रॉपर्टी का आदमी भी वोट डाल सकता है। इस पूरे का असर हुआ यूरोप के अलग अलग जो एम्पायर्स हैं, वहाँ पर भी ये डिमांड आने लगी लोगों के द्वारा। ये एक मांग होने लगी कि हमें भी यूनिफिकेशन करना है और हम भी अपने यहाँ क्रांति लाना चाहते हैं, जिस तरीके की भी क्रांति वो चाह रहे थे, यानी कि या तो यूनिफिकेशन की या फिर लिबरलिज्म की। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब जगहों पर ये नेशनल यूनिटी की लहर जो है वो आने लगी। इस चीज़ को देखते हुए जो प्रशा के लोग थे, जो लिबरल्स थे प्रशा के, उन्होंने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करवाया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी? देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक असेंबली थी, एक कॉन्फ्रेंस जैसी थी, ऐसा समझ लो, जिसमें बहुत सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ये जो पढ़े लिखे लोग थे, ज़्यादातर आर्टिजन्स, जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जो कहीं मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और वहाँ पर वो लोग मिले और उन्होंने इसलिए कि भाई एक साथ होंगे, सोसाइटी का हर फैक्शन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम एक यूनाइट जर्मन नेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोक्रेसी ना हो, यहाँ पर हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे फ्रांस में पहले थी। और हमारे जो राजा हों वो हों जर्मनी के जो राजा है फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ। ये जो प्रशा के राजा हैं, उस वक्त का जो जर्मनी था उसको प्रशा कहा जाता था। जर्मन स्टेट्स में जो सबसे बड़ी स्टेट थी जर्मन स्टेट्स को प्रशा कहा जाता था। तो ये जो हैं, ये हमें जो हमारा जो नया जर्मन एम्पायर या जो भी हमारी एक नई जर्मन स्टेट बनेगी, इसके हेड ये हों और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हों। लेकिन जब फ्रेडरिक साहब को ये बात ऑफर की गई, फ्रेडरिक साहब ने मना कर दिया। उनका ये सोचना था कि अगर मैं यहाँ पर राजा बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, अभी तो वो एब्सोल्यूट मोनार्क थे, हालांकि एब्सोल्यूट मोनार्क होने के नाते उनके अंडर में एरिया कम था। अब क्या था, और अलग अलग राजाओं को हटाकर उनको दी जा रही थी जो राजगद्दी थी, सबकी मिली हुई राजगद्दी उनको दी जा रही थी। लेकिन जितने भी अलग अलग मोनार्क से कोई भी अपनी पावर को गिव अप नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर किसी ने भी अपनी पावर को गिव अप करने से मना कर दिया। फ्रेडरिक विलियम ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसमें कि यह कहा गया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो जाएंगे, एक यूनाइटेड जर्मनी के। इसमें लिबरल्स ने कोशिश करी किसी तरीके से इस बात को इम्पोज करवाने की, लेकिन लिबरल कमज़ोर पड़ गए। कमज़ोर कैसे पड़े? जो आम लोग थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन ड्राफ्ट नहीं किया था जिसमें आम लोग जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे आते हैं उन लोगों के फ़ायदे की या उन लोगों के कंसिडरेशन की उन्होंने कोई बात उसमें ऐसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की नहीं थी, जिससे उन लोगों का सपोर्ट, जो आम लोग हैं उनका सपोर्ट उनके हाथ से चला गया। और नतीजे में क्या हुआ
कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें आप ऊपर की तरफ देखिए, ये जो गैलरीज़ हैं, ये गैलरी यहाँ पर जो लोग हैं, ये बेसिकली कहा जा रहा है ये फीमेल्स हैं। फीमेल्स वर अलाउड टू विजिट, बट जस्ट स्पेक्टेटर्स की तरह वो विजिट कर सकती हैं यहाँ पर, और उनकी कोई राय मशवरा उनसे नहीं लिया जाता था। विमेन ने काफ़ी हद तक इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, हर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एसोसिएशन जब भी बनी थी, जब भी अंडरग्राउंड एसोसिएशंस बनी थी, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन इक्वल ही था। लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ थी कि हमारे पार्टिसिपेशन, हमारे हर तरीके से पार्टिसिपेशन के बावजूद भी हमें एक तो सबसे पहली बात, हमें वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है फ्रांस में, और फ्रैंकफर्ट असेंबली में भी हमें क्या रखा गया है, हमें एज ए विजिटर रखा गया है, सिर्फ हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई। उनको इस बात की नाराज़गी थी। लिबरल्स का ये एक तरीके से पावर शो हो सकता है कि लिबरल्स ने बता दिया कि हम ऐसा करने में भी सक्षम है। लिबरल्स का जब ये पावर शो कामयाब नहीं हुआ तो कंजर्वेटिव्स जो है वो तुरंत एक्शन में आ गए, और उन्होंने जितने भी मूवमेंट थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया हर तरीके से। जस्ट लाइक कि भाई अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन थी कंजर्वेटिव्स के लिए। मोनार्की ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है, लोगों को गुस्सा तो आ चुका है, अब इनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, अपनी रिजीम तो बचानी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने कहा जो कुछ चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि भाई रोज़गार के लिए और कुछ हद तक लिबर्टी चाहते हैं, तो उनको दे दो, कुछ हद तक दे दो, कम से कम हमारी गद्दी तो बरकरार रहेगी। इस चीज़ से जो सर्फडॉम था, जैसे पहले हमने देखा था कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के इलाके में तो ये पूरा का पूरा हटा दिया गया था, यहाँ पर इन्होंने बताया कि सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर इसको हर तरह से अबॉलिश कर दिया गया, और बाकी के यूरोप के इलाकों में भी। और हंगरी में, ऑस्ट्रिया हंगरी पूरा एक एम्पायर था, हंगरी उसको रूल किया जाता था हैप्सबर्ग रूलर्स के द्वारा। उन्होंने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दी, ऑटोनॉमी यानी कि रूल तो राजा के द्वारा ही किया जाएगा, हैप्सबर्ग एम्पायर का जो राजा है वही रूल करेगा, लेकिन कुछ मामलों में वो अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सकते हैं। 1867 तक लोगों को, या जो हंगेरियंस थे उनको ये ऑटोनॉमी दी। अब हंगेरियंस को भी लगा कि भाई हाँ भाई राजा चलो हमारे मतलब की कुछ बात तो कर रहा है, तो कुछ हद तक उनका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक रहने वाला नहीं था। क्रांति जो है वो फैल चुकी थी। इसमें ही लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन भी डिफाइंड एक बॉक्स है सोर्स सी का, आप देखिएगा तो इसमें जो है एक पॉलिटिशियन है, लिबरल पॉलिटिशियन। देखिए उनकी उनकी क्या विचारधारा है फीमेल्स के बारे में। जो लिबरल्स थे, अपने आप को लिबरल्स जो बता रहे उस वक्त के, उनका ये मानना था कि जो मेन होते हैं उनका काम है एज अ प्रोविडेंस प्रोटेक्टर्स और पब्लिक ड्यूटीज़ में एंगेज होने का। प्रोविडेंस यानी कि प्रोवाइड करने का, अपने घर वालों को जो उनकी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को पूरा करने का काम मेन का है, और फीमेल्स का काम है घर पर रहने का, घर की ड्यूटीज़ पूरी करने का। और उन्होंने कहा कि फीमेल्स हमेशा मेन से नीचे रहनी चाहिए। अगर दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए तो फैमिली का जो एक पूरा निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा, और फैमिली का जो एक हमारा जो सोशल स्टेटस है फैमिली का, उस पर एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। उसी में एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था लुई ओटो पीटर्स। उनका ये कहना था कि जो लिबर्टी है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि लिबर्टी मेन को दी जाए और विमेन को नहीं दी जाए। लिबर्टी इज इनडिविजिबल फॉर ह्यूमन बींग्स बोथ। जिस तरह से आदमियों ने लड़ाई लड़ी फ्रीडम के लिए, हमने भी कुर्बानी दी, हमने भी खून बहाया है, तो हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए। ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर थी, एक एनोनिमस रीडर ने इनमें आर्टिकल लिखा था कि एक एनोनिमस का मतलब उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लिबरल्स में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो फीमेल्स को सपोर्ट करते थे उनके अधिकारों के बारे में, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बराबर अधिकार सभी को मिलना चाहिए। फीमेल, उन्होंने कहा कि आर्टिकल लिखा कि भाई फीमेल्स को भी इक्वल पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में जितना मैन ने कंट्रीब्यूट किया उतना ही फीमेल्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हमें फीमेल्स को भी वोटिंग के अधिकार देने चाहिए।